नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2026 के मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो 6 सितंबर को होने वाला था वो फिलहाल अभी पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म अप्लाई करने की तिथि 1 सितंबर तक कर दी गई है। तो संभव है आपको लगभग 15-20 दिन या 1 महीने से ज़्यादा समय मिल जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को, जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको पुनः अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। गणित के आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम लोग सॉल्व करेंगे अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे और प्रश्नों को बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा। कह कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गणित की प्रकृति के बारे में कौन कौन से सही है। यहाँ बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, दूसरा, यह बच्चे की कल्पना शक्ति को पोषित करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी करते हैं। सी नंबर, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पे आधारित है, बिल्कुल सही बात है, यह तर्क पे आधारित है। और आखिरी है, यह अभिसारी नहीं, गलत है, यह अपसारी होता है। तो कुल मिला के आपका ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि 33 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं, कौन कौन सी। इनमें से वह चुनिए जो इस उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब आपको गलत चुनना है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, यही गलत है। कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए या बच्चों की प्रशंसा अन्य बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो बाकी सब गधे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो उनकी गतिविधियों में ये जो काम है पहला वाला, ये नहीं होना चाहिए और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य देखें, वह बच्चे को भारतीय गणितज्ञ वीडियो दिखाती है, अच्छी बात है। गणितीय पहेली जादुई वर्ग, ये भी अच्छी बात है। अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया हुआ है जहां गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पहला वाला कार्य उनको नहीं करना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, ये तो सही बात है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी सही बात है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ्य योजना बनाने में मदद करती हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे गलती करेंगे शिक्षक उसी हिसाब से योजना बनाएंगे। लास्ट वाला है, विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थी की गलती को कभी भी अनदेखा मत करिए, नहीं तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो इसमें से जो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 33 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, नहीं। यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। एक शब्द होता है मानक और एक शब्द होता है मानदंड, दोनों में अंतर समझिए। मानक मतलब ये होता है कि हमने निर्धारित कर दिया बच्चे इतना ही सीखेंगे, अगर हम वो आकलन करेंगे तो क्या वो उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मानदंड में ये होता है कि आवश्यकता अनुसार बच्चों को सिखाया जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मानक संदर्भित आकलन में नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। क्या कह रहा है, गणितीय अधिगम सामग्री, अच्छा मतलब क्या सहायता करती है। पहला नंबर, सूत्र प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, हाँ ये सही है, बी वाला सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ये शिक्षकों की मदद नहीं करना चाहिए। डी नंबर है, कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर और डी नंबर
दोनों सही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी शिक्षण सामग्री होगी वो बच्चों को स्वतः सीखने में मदद करेगी, साथ ही साथ कक्षा के में अधिगम का वातावरण निर्माण करने में सहायता करेगी। बाकी दोनों गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी और डी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्या होंगी? सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित या कम मजबूत होंगी। ठीक है, देश भर में विभिन्न विषय में जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उनको मजबूत किया जाएगा, ऐसा हमारी एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 37। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। ये अभी क्वेश्चन 1-2 पेपर पहले आया था, मैंने आपको 12 बताया था कि बच्चों को संख्याओं का ज्ञान देने से पहले, उनको गिनती सिखाने से पहले उनको छोटा बड़ा, पास दूर, लंबा ऊंचा, मोटा पतला सिखाइए, और ये है संख्या पूर्व अवधारणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, महत्वपूर्ण संख्यापूर्ण अवधारणाएं हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे जैसे पेपर आप सॉल्व करते जाएंगे ना, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको देखते ही लग जाएंगे, और यही एग्जाम में करना है। समय बचाने के लिए हमें क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर 38 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ये मैंने आपको 12 बताया है कि जब भी लैंगिक पूर्वाग्रह की बात होगी या ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जहां पर किसी भी क्षेत्र में लड़कियों को पीछे माना जाएगा, उसका एक ही कारण होगा, समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव। तो इसका राइट आंसर आपका सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य को आपको देखना ही नहीं है। 3 हो जाएगा कि समाज में या समाज की लिंग संबंधित अवधारणाएं इस मान्यता की ओर लेके जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियों को प्रयोग में लाते हैं। ऐसा कौन कह दिया कि लड़के लाते हैं? लड़कियां भी ला सकती हैं। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। इसका क्या हो गया? 3 नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 39। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। अच्छा, गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? अब कह रहा है कि देखो, बच्चे ये अनुभव कर रहे हैं कि अन्य विषय तो सरल है, लेकिन उसी कक्षा का, जैसे कक्षा 3 का बच्चा हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण उसको समझ लेता है, लेकिन गणित से वो भाग रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार के कारण, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता के कारण, गणित में किसी समस्या समाधान के लिए कई अलग अलग प्रणालियों के कारण, या गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति के कारण, इसी कारण होते हैं। ठीक है, गणित की जो प्रकृति है वो अमूर्त है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट आप उचित शिक्षण विधि और काल प्रणाली गतिविधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। 39 नंबर का प्रश्न जो राइट आंसर है, कौन सा पहलू है जो भय को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो आर्यभट्ट जी ने, और आर्यभट्ट जी ने ही जीरो की खोज की है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। गणित के खगोल विज्ञान में किसने कार्य किया है? आर्यभट्ट जी ने। पाई की श्रृंखलाओं का खोज किसने किया है? रामानुजन ने, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा से बेच रहा है। सोनू ने 305 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए वह सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले इस द्वारा प्रयोग में लाए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है भाई? उसने 350 ग्राम लिया, तो उसने 100 ग्राम के हिसाब से 6 रुपए का 100 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 100 ग्राम, 300 ग्राम, फिर आधा ग्राम का पैसा दे दिया। तो गलत कैसे हुआ? तो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्न को हल करने के लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो दोनों गलत हो गए।
अब बचा सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 41 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, मतलब स्वयं से सीख रहे हैं। पहला, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ा रहा है। भाई कक्षा का जो सबसे अच्छा बच्चा है वो पहाड़ा पढ़ रहा है, तो क्या बच्चे स्वयं सीख रहे हैं? नहीं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, इससे कहां बच्चा सीखेगा? सब साथ में बोल रहे हैं। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं, वे इनका प्रयोग कर गुणन पैटर्न खोज रहे हैं। देखिए खुद ही बच्चा खोज रहा है, बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चा यहाँ पे कार्य कर रहा है या स्वयं से सीख रहा है। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला, विभाजन भाग विधि, लघुत्तम समापवर्तक, या भिन्न डिस्क का उपयोग, या कैलकुलेटरों का उपयोग। तो देखिए विभाजन या भाग विधि ये प्राथमिक स्तर के बच्चों में नहीं है या लास्ट में है, लेकिन उनके लिए टफ थोड़ा पड़ जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक विधि वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन भिन्न डिस्क आपका टीएलएम में आता है और ये भिन्न सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भिन्न डिस्क। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा भैया? 44। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों को व्यस्त रखना? नहीं। विचारों का बहिर्वेशन, उनका विचार विकसित हो, चारों तरफ वो सोचें कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चों का मनोरंजन? नहीं। अनुशासन? नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों का बहिर्वेशन, ताकि बच्चों में जब बच्चे रोल प्ले करेंगे तो विभिन्न गतिविधियों से सीखेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा या सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है या करती है? देखिए बात समझिए, उपकरणा मतलब ऐसा ना जिससे हम देख के बता दें। जैसे हम आपसे कह दें कितनी उंगलियां हैं हाथ में, तो आप बिना देखे बता देंगे 5। हम कहते कितनी उंगलियां हैं, बिना गिने बता देंगे 2। मतलब ऐसी धारणाएं जो दिमाग में फिट हो गई हैं, उनको बताने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसी को हम कहते हैं उपकरणा। आगे देखिए, जैसे बच्चे के संदर्भ में पूछा है, बच्चा 6 की पहचान 5 + 1 जोड़ने के रूप में करता है। जब वो जोड़ी दिया तो बताया कहां पहचान करके। दूसरा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने वह बताने में सक्षम है, यह 4 है। यही है। ठीक है, उसने पासा उछाला, बिंदुओं को देखा, गिना नहीं, उसके दिमाग में फिट है 4। आपने देखा होगा जब हम लूडो खेलते हैं, फेंकते हैं 6 आते, बोलते 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में फिट हो चुका है कि 6 ही है, 1 ही है, ये 2 है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ? उपकरणा मतलब बगैर देखे, बस बगैर गिने बता देना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46। यहां से आगे हमारा प्रश्न सॉल्व करने वाला। इसके पहले तो था शिक्षा शास्त्र। अब एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हम ध्यान से बनाएंगे। क्या कह रहा है? 46 नंबर, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया। मिलाने के बाद इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ध्यान समझिएगा, अब गौर कीजिएगा। देखिए बादाम की बात करें तो बादाम कह रहा है कि 4.8 केजी है। इसको हम ग्राम में करेंगे तो 1000 से गुणा, यानी कि कितना आ जाएगा? ग्राम में करेंगे तो आ जाएगा 4800 ग्राम। वही अगला हम बात करें किशमिश की। देखिए किशमिश क्या बोला है? किशमिश बोला है खुद है 2500 ग्राम। 2500 ग्राम बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है काजू। ध्यान दीजिएगा, काजू है 3.5 केजी, यानी कि 3500 ग्राम। 3500 ग्राम।
उसको उसने सबको मिला दिया, तो मिला के जोड़ दीजिए 0 0 और 8 5 13, 13 और 5 18, एक हासिल हो गया, 4 2 6 3 9 1 10, इतना ग्राम आया है। ठीक है, अब इतने ग्राम को उसने क्या किया है, 3 दर्जन पैकेट यानी कि 36 पैकेट में उसने भर दिया। अब आपसे कह रहा है कि एक पैकेट में कितना आएगा, सिंपल सी बात है, इतने ग्राम है, इनको 36 पैकेट में भरना है, भर दीजिए। 36 तिया 108, 300 ग्राम, यानी कि प्रत्येक पैकेट में 300 ग्राम हमें सामग्री देखने को मिलेगी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या दिक्कत है बताइए? सिंपली मैंने आपको बार बताया है, जब ग्राम किलोग्राम आएगा तो एक ही यूनिट में चेंज करके कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमने ग्राम में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ग्राम में आंसर दिया हुआ है, जीएम हमने अपनी तरफ लगा दिया है, उसका बस गुड मॉर्निंग मत समझिए, ग्राम समझिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 47 नंबर, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, चलो भैया वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर यहां से हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, 25, लेकिन अब कह रहा है कि भुजा को दोगुनी कर दिया गया, मतलब जो नई वाली भुजा आई उसको 10 कर दिया गया, 5 दूना 10, तो अब जब क्षेत्रफल आएगा तो कितना आएगा, 10 दहा में 100, और 100 देखिए 25 का कितना गुना है, तो आप देखेंगे 100 25 का 4 गुना है, 25 चौका 100, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 4 गुना। कितना, 4 गुना। इसको और शॉर्ट में लगाना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट याद रखे रहिएगा, जितना गुना करेगा उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे हमने कहा कि किसी वर्ग की भुजा 5 है, 10 है, 15 है, कोई मतलब नहीं है। अगर कहता है कि इसकी भुजा को हमने 2 गुना किया तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4। अगर कहता है कि इसकी भुजा को 3 गुना किया, क्षेत्रफल कितना होगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 गुना। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं, मतलब 3D आकृतियां। मैंने आपको बताया था 3D आकृति 5 हमने आपको पढ़ाई थी जो जरूरी है, मुख्य रूप से कौन सा, घन, घनाभ, शंकु, बेलन और पिरामिड, और आपका एक आता है गोला। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ है, घन घनाभ अर्धवृत्त नहीं होगा, घन घनाभ वृत्त नहीं होगा, वृत्त 2D है। तीसरे वाले में वृत्त त्रिभुज नहीं होगा। चौथा देखिए घन घनाभ गोला और बेलन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 49 की। क्या कह रहा है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, कोई बात नहीं, खरीद ले भैया, हमें क्या दिक्कत है, जिसका मूल्य 10 रुपए है। अच्छा, 10 रुपए का साबुन वो खरीदना चाहती है। ओके, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, मतलब 5 रुपए है। ओके, 2 1 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। आगे 50 पैसे के, अच्छा 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के हैं। अच्छा, प्लस 5 सिक्के हैं 50 पैसे के। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, यानी कि 0.5 रुपया, तो उसके पास 0.5 इतने रुपए हैं। अब आपसे कह रहा है कि बताइए साबुन खरीदने के लिए उसे कितना पैसे की जरूरत है। सीधा जोड़िए, 5 1 6 1 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 2.5, टोटल आ जाएगा 9.5, यानी कि 9.5 रुपए उसके पास है, उसको 50 पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.50। इसके आगे 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.50। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50। अब देखिए इधर क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, इनमें से बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। अच्छा, हमारे पास भिन्न क्या है, भिन्न है 1/4, 1/3, 1/2।
इसको बढ़ते हुए क्रम में चेक करना है, चलिए करते हैं चेक। ध्यान दीजिए, इसको अगर 4 से भाग करेंगे दशमलव में तो आएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसको भाग करेंगे दशमलव 3, 3 आएगा। इसको भाग करेंगे दशमलव 5 आएगा। ये तो पहले ही है, पहला ही बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इसका अंतर निकाल देंगे 3 आया, इसका निकाल देंगे 2 आया, इसका निकाल देंगे 1 आया, कहेंगे इसको उलट दो। क्यों उलट दे भैया, सिंपल हम भाग करके नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। 1 है, 6 है, 15 है, फिर यहाँ पे डैश दिया है, फिर यहाँ पे लाया 45, और 45 के बाद लाया है 66, और 66 के बाद लाया है 91। कह रहा है कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो आप बताइए। कैसे बताएंगे, ध्यान समझिए। अगर इसका हम अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 5 का। इसका अंतर देखें तो 9 का, यानी कि इसमें 4 जोड़ के चल रहा है। कितना जोड़ के, 4 जोड़ के चल रहा है। मतलब ये वाला जो संख्या आएगा, हम इसमें 9 तो जोड़ेंगे, साथ में 4 और जोड़ेंगे, यानी कि 9 4 13, 15 में 13 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 28। तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी 28। 28 क्लियर हुआ, यानी कि प्रत्येक बार वो 4 4 की वृद्धि तो कर ही रहा है, साथ साथ पिछले वाले को भी लेके चल रहा है। जैसे यहां हम 1 था, पहले 5 इसमें हमने जोड़ा, 6 आया ना। अब 6 में हमने क्या किया पता है, 5 तो जोड़ेंगे, साथ में 4 और जोड़ देंगे, मतलब 5 + 4 की वृद्धि लेके चल रहा था। इसीलिए जब 15 आया तो 15 में हम 9 तो जोड़ेंगे ही, 9 जोड़ने के साथ साथ हम 4 और जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दो बढ़ी, 5 भी बढ़ रहा है, 9 भी बढ़ रहा है और 4 भी, हर स्टेप में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। तालिका को पढ़िए। रक्त समूह है, विद्यार्थियों की संख्या है। रक्त समूह है ABOAB, और फिर कुल है, इधर विद्यार्थियों संख्या है 9 6 12 3 30। कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम, अगर गौर करें तो सबसे अधिक रक्त जो पाए जाने वाले व्यक्ति हैं वो O वाले हैं, कितना है 12, और सबसे जो कम है वो AB वाले हैं, कितना है 3। इन्हीं का अनुपात पूछा है, निकाल दीजिए 4/1, यानी कि 4 संबंधे 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ 1 संबंधित 4 भी दिया है, ये मत कर दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगा। ये गलती इसलिए हो जाएगा, ये कम से ज्यादा हो गया, हमसे पूछा था अधिक से कम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। सिंपल सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा आइए समझते हैं। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन सकता है। देखिए पतंग मैंने आपको बताया था, ये जब हमने चतुर्भुज के विषय में आपको बताया था, ये पतंग होता है। अब कह रहा है कि इसके आमने सामने के कोण अगर बराबर हो जाए तो क्या ये आयत होगा, कभी नहीं होगा। आयत में हमेशा ध्यान दीजिएगा ये भुजाएं बराबर होती है, ये वाला, यानी कि इसके अनुसार ये इसके बराबर होना चाहिए था, ये इसके बराबर, तब तो ये आयत होता, नहीं तो नहीं होता। तो पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अन्य को भी चेक कर लेते हैं। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, अगर ये आयत है, कह रहा है कि किसी भी रीजन से अगर इसकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो क्या वो वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ये तो सही है। आगे, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह वर्ग बन जाएगा, ये होता है समचतुर्भुज। मैंने आपको बताया था ना, अगर इसके सभी कोण बराबर हो गए, बिल्कुल सही बात है, तो भी ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। आखिरी वाला है, यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाता है। ये है समांतर चतुर्भुज, इसके कोण बराबर नहीं होते, लेकिन अगर इसको ठोक बजा के, हथौड़ी से ठोक के इसको बराबर कर दें तो इसके कोण अगर बराबर होगा तो आयत बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 2 3 4 तो सही है, पहला वाला गलत है, वही हमको निकालना था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाई है। देखिए, अगर जिन बंधुओं ने पढ़ा होगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि 15 क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखिए 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो थ्योरी से ना आया हो या जिसको हम सॉल्व ना कर पा रहे हो। उसी को कंपनसेट करने के लिए ये पूरी हमने सीरीज चलाई है। यकीन करिए, अगर आपने देख लिया, पूरा समझ लिया, तो मैथ में 25+ कहीं नहीं जाएगा और ईवीएस में भी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 54 नंबर। कितना बेहतरीन सवाल है, समझिए। अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार आयतों में व्यवस्थित कर रही है। यदि वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। ले, अश्विनी के पास 36 वर्ग थे। कौन से वर्ग? समवर्ग। अब वो उनको व्यवस्थित करके आयत बनाना चाहती है। कितने प्रकार से कर सकती है? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। देखिए, हमने मान लिया वो 36 लाइन पे लगा दी, यानी कि आयत की लंबाई उसने कर दिया 36 और चौड़ाई उसने कर दिया 1। तो एक प्रकार से तो ये हो गया। दूसरा 18 और 2, दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरा क्या कर सकती है वो? 9 और 4, तीसरा प्रकार ये हो गया। चौथा क्या कर सकती है? 6 और 6, कितना हो गया आपका? 4 प्रकार से हो गया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम 36 गुणे 1, 18 गुणे 2, 9 गुणे 4 ये क्या कर रहे हैं। एक आपका हो जाएगा 12 गुना 3, कितना हो गया? 5। इस 5 प्रकार से वो वर्गों को सजा सकती है जिससे कि हमारा आयत बन जाए। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि क्षेत्रफल 36 ही आना चाहिए, 36 से ऊपर नहीं होना चाहिए। गुणा करिए 36 36 36 36 36। क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक बार देखिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सवाल को समझिए। सवाल कहना क्या चाहता है? देखिए, सवाल हमसे बोला था कि अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के आयत बना सकती है। समवर्ग का मतलब यह है कि इसका क्षेत्रफल ही ये है। अब देखिए, 36 वर्ग हैं, उसको इस हिसाब से सजाना है कि हमारा क्षेत्रफल ना चेंज हो और आयत बन जाए। तो आयत बनाने का तरीका सबसे बढ़िया यही है। देखिए, 36 गुना 1 करेंगे तो क्षेत्रफल 36 ही आएगा, तो पहला तरीका हो गया। फिर 18 गुना 2 करेंगे तो क्षेत्रफल 36 ही आएगा, दूसरा तरीका हो गया। 12 गुना 3 करेंगे तो 36 आएगा, तीसरा तरीका हो गया। 9 गुना 4 करेंगे 36 आएगा, तो चौथा तरीका हो गया। 6 गुना 6 करेंगे तो आएगा, पांचवा तरीका हो गया। अब देखिए, यही तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप 36 ला दे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 5 प्रकार से हम सजा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कितना अच्छा सवाल पूछा है। कह रहा है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन 21:15 बजे यात्रा समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। देखिए, यहाँ पे दिन तो क्रॉस नहीं हुआ है, उसी दिन खत्म किया है। बस सिंपल आपको माइनस कर देना है। मैंने आपको बताया था यात्रा की अवधि निकालने के लिए बाद का समय और पहले का समय, या पहुंचने का समय, चलने का समय। तो पहुंचने का समय इनका है 21:15 और निकलने का समय है 16:50। अब सिंपल इसको घटा देना है। देखिए, ये घंटा वाला टाइम है और ये मिनट वाला। अब 15 मिनट में से 50 तो घटेगा नहीं। इसके पास कहेगा भैया हमको उधार दे दो, ये कहेगा हम मिनट नहीं देंगे, हम पूरा घंटा देंगे, कहेगा दे दो। तो जैसे ही अपना 1 घंटा ये देगा, जैसे ही ये 1 घंटा देगा मतलब 60 मिनट दे देगा। तो 60 मिनट और 15 मिनट ऐड होकर कितना हो जाएगा? 75 मिनट। और ये बचेगा कितना? 20 घंटा। 75 मिनट से 50 मिनट घटा दीजिए 25, और 20 में 16 4 घंटे 25 मिनट की उनकी पूरी यात्रा थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बस इजी तरीके से हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 56 नंबर।
100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। इजी है। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 100 में कुछ जोड़ दो, मान लीजिए हमने x जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 100 में वही संख्या घटा दो जो जोड़े थे। अब इन दोनों का योग बताओ कितना आएगा। तो हम लोग गलती से 100 लिख देते हैं, बट 100 नहीं आएगा। देखिए जोड़ दीजिए, x x से कैंसिल हो गया, सही उत्तर आ जाएगा 200। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 200। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला है 57 नंबर। क्या कह रहा है? 100 लाख अच्छा निम्नलिखित रूप में माना जाता है। 100 लाख, पहले लाख कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अब कह रहा है 100 लाख, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 जीरो इसको ऐड हो जाएंगे। अब इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ के बराबर। 100 लाख मतलब 1 करोड़ के बराबर। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल। इसमें क्या करना है, बस जैसे पूछे से लगा देंगे। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में, देखिए आरोही और अवरोही। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम और आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। जैसे 1 2 3 4, अगर इधर जा रहे हैं तो आरोही क्रम, इधर आ रहे हैं तो अवरोही क्रम। अब आपसे पूछ रहा है नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इनमें अवरोही क्रम कौन दिखाता है, चेक करते हैं। पहला है 10.5, सही बात है, ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद है 1.50, ये सही बात है, बड़ा होगा। फिर है आपका 1.055, देखिए जी दशमलव के बाद 5 है, यहाँ 0 है, मतलब ये छोटा होगा, एकदम सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे फिर है 1.05, हाँ इससे छोटा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, अभी तक तो सही जा रहा है। और लास्ट है 0.155, एकदम क्रम सही है, पहला वाला ही सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो पहला वाला ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 लग गया, यहाँ 5 लग गया तो ये बड़ा हो गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0.55 है, यहाँ एक ही 5 है, 5 2 ठो, यहाँ 1 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे 0 हो गया, दशमलव ही 0 हो गया, तो 1 है, ये 0 है, तो राइट आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न हम चर्चा करते हैं। 59 नंबर कह रहा, देख कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है? 3630 का गुणनखंड नहीं है। अब हमें सबको चेक करना पड़ेगा, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए अगर 11 की बात करें, मैंने आपको बताया था, अगर इसको हम डायरेक्ट भी देखिए 11 तिया 33, 3 बचेगा, फिर 11 तिया 33, पूरा कट जाएगा, मतलब 11 तो है हमारा, सिंपल सी बात है। अब दूसरा चेक करते हैं 3 से। देखिए 3 और 9 का हमने क्या बताया था, अंकों को जोड़ दीजिए, अगर 3 से कट रहा है तो वो कटेगा, 6 3 9 3 12, देखिए 12 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी। आगे चेक करते हैं 5 से, आखिरी अंक 30 है, 5 छक्का 30, तो ये 5 से भी कटेगा। अब बचा 9, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। लेकिन कैसे? 9 का रूल क्या है? 9 का भी रूल है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न जो हमारा प्रश्न नंबर 60 है, ये देखिए, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया भी था जब थ्योरी पढ़ा रहे थे। क्या बोला है? 5, देखिए 5 -5 +5 -5 +5 -5, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि विषम पदों तक योग बताइए। कहां तक? विषम पदों तक योग आपको जोड़ के बताना है या योगफल बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। विषम मतलब 1 2 3 3 3 पद को साथ जोड़िए और बताइए कितना आएगा। देखिए
अगर 3 पद को जोड़ेंगे ये तो 0 हो गया, ये बचा 5। फिर यहाँ 3 पद तक जोड़ेंगे तो देखिए जैसे 3 पद तक गए ना, अब ये चौथा, ये 5वां, फिर देखिए ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, फिर ये 5 आया, तो 5 बार जोड़ा हमने तो भी 5 आया, 7 बार जोड़ेंगे तो भी 5 आया, यानी कि लास्ट में जब हम विषम पद तक जाएंगे तो हमारा उत्तर 5 ही आएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी 5 ही है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप विषम पद पे जा रहे हो 5 आ जा रहा है, चाहे 17 बार जोड़े 5 आएगा, 117 बार जोड़े 5 आएगा, 1017 बार जोड़े 5 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2023 के प्रश्न पत्र गणित को सॉल्व कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ नॉलेज मिलती है, तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो, हमारा भी हो। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।